हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। जैसे कि आपको पता है एचआरएम का पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं इन 4 कैटेगरीज में। स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में टोटल 12 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, जिनमें से 5 टॉपिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें टॉपिक नंबर 6 डिस्कस करना है, सिलेक्शन टेस्ट। और जैसा कि आपको पता है सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेक्शन टेस्ट एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो सिलेक्शन टेस्ट, जिसे आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन टेस्ट के सभी प्रकार के टाइप्स, उनके रिलायबिलिटी को मेजर करने के तरीके और सिलेक्शन टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर करने के तरीके। तो ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो की क्विज भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम पर। यदि आपने क्विज दी है तो आपको ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और क्विज से आपको पता चल गया होगा कि ये इजी टॉपिक नहीं है, एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है। यदि आपने क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो देखिए, सिलेक्शन टेस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। मेनली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम कैंडिडेट की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। सेकंड, पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हम कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। एबिलिटी टेस्ट भी 5 टाइप्स के हो सकते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट भी 5 टाइप्स के हो सकते हैं। एबिलिटी टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस, जजमेंट और साइकोमोटर टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट में हम इंटरेस्ट टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, एमएमपीआई और मायरेस ब्रिग्स टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट, टोटल 10 टेस्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एबिलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पर्सनैलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया एबिलिटी टेस्ट टोटल 5 टाइप्स के हैं। तो पहला है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि कैंडिडेट न्यू थिंग्स सीख भी पाएगा या नहीं सीख पाएगा जब हम उसे ट्रेनिंग देंगे। कहने का मतलब कैंडिडेट को पहले से वो चीज़ें नहीं आती है, बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं। हम कैंडिडेट को ट्रेनिंग देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग देने के बाद में तो वो चीज़ें सीख जाएगा या नहीं सीखेगा। जैसे यदि हम टीचिंग के अलावा अदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो एमएस एक्सेल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब में। और मान लीजिए कि आपने अभी तक एमएस एक्सेल पर वर्क नहीं किया है तो गवर्नमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंडक्ट करवाती है, जिससे गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि इस बंदे को एमएस एक्सेल आता तो नहीं है, लेकिन हम इसे महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग देंगे, एमएस एक्सेल सिखाएंगे तो ये पर्सन सीख लेगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई बूढ़ा पर्सन है, ओल्ड मैन है, उसे आप टेक्नोलॉजी सिखाओगे तो वो इजीली सीख नहीं पाएगा। कहने का मतलब एप्टीट्यूड उस पर्सन के अंदर कम है। तो आई होप आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जिन चीज़ों को मैंने रेड इंक में किया है उन पर आप फोकस करेंगे तो ईजिली आपको एग्जाम में ध्यान रह जाएगा। ये चीज़ें आपको पहले से नहीं आती थी तो जानना चाहते हैं हम कि ट्रेनिंग देने के बाद आप ये चीज़ें सीख जाओगे या नहीं सीखोगे। सेकंड है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है कि अचीवमेंट टेस्ट के ही कई नाम होते हैं। ट्रेड टेस्ट भी कहा जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल टेस्ट। ट्रेड टेस्ट को आपको ज़रूर याद रखना है। कई बार एग्जाम में ट्रेड टेस्ट लिखा हुआ आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट था उसमें तो हम जानते थे कि जो चीज़ें हमें पहले से नहीं आती, जो नई चीज़ें वो हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन स्किल की बात हो रही है जो हमने ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, जो स्किल हमारे पास ऑलरेडी है उसकी बात हो रही है। उसके बेसिस पर हम पोटेंशियल जानते हैं कि किस फील्ड में हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। कहने का मतलब जो स्किल हमने ऑलरेडी एक्वायर की है उसी से रिलेटेड किसी फील्ड में हम या किसी एरिया में हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10th पास करने के बाद स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि कौन से स्ट्रीम को उसे सेलेक्ट करना चाहिए और आप
एक बिग ब्रदर के रूप में अपने छोटे भाई बहनों को काउंसलिंग देना चाहते हैं कि 10th पास करने के बाद में कौन सा स्ट्रीम उसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपको लगाना पड़ेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और आप कैसे लगाएंगे? आप 10th की मार्कशीट देखेंगे कि उसमें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है, या इसी तरीके से आप अदर तरीक़ों से जानने की कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी उसके अंदर किस प्रकार की स्किल है, और उसके बेसिस पर आप एडवाइस दोगे कि कौन से एरिया में आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, कौन से एरिया में आपकी ज़्यादा पोटेंशियल है। तीसरे प्रकार का हमारा एबिलिटी टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, ये एकेडमिक इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसके अंदर सबसे पहले है हमारा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। स्पेलिंग BINET है, लेकिन इसे बिने कहा जाता है। तो ये 2 पर्सन थे, स्टैनफोर्ड और बिने, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। सबसे पहले IQ की बात भी इन्हीं लोगों ने की थी, तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए थे कि जब आपका IQ इतना होता है तब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। यदि आप अपना IQ लेवल जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं IQ टेस्ट, वहाँ पर आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस टेस्ट में, और उसकी बेसिस पर आप अपना IQ लेवल जान सकते हो। वैसे मैं IQ लेवल में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आप पहली बार टेस्ट दोगे तो हो सकता है आपका IQ लेवल कम आए, और आप 10-15 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वही आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जो IQ टेस्ट होते हैं वो भी IQ लेवल को सही मेजर नहीं करते हैं। लेकिन आपको इतना समझ में आ चुका है कि ये जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है ये IQ को मेजर करता है, और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस टेस्ट का पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, 2 पिक्चर दे दी जाती है, और पहली पिक्चर के बेसिस पर आपको कंप्लीट करना होता है हमारी सेकंड पिक्चर को। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, रीजनिंग आपके फर्स्ट पेपर में है, तो यहाँ पर 3 पिक्चर्स आपको दी गई है, और इन 3 पिक्चर के बेसिस पर आपको 4th बताना है कि 4th पिक्चर कैसी आएगी। तो 4th पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है। वैसे इसका आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट वाले में 2 लाइन है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो फिर 5 लाइन आएगी। कहने का मतलब सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट का मीनिंग समझ चुके हो कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, और इसमें हमें कुछ पिक्चर के बेसिस पर अगली पिक्चर कंप्लीट करनी होती है। फिर है हमारा जजमेंट टेस्ट। ये एबिलिटी टेस्ट में हमारा 4th टाइप है। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्सन ने जो नॉलेज एक्वायर की है उस नॉलेज को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई भी कर सकता है या नहीं कर सकता। नॉलेज किसी पर्सन ने इकट्ठी तो कर ली, लेकिन उससे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते, तो फिर नॉलेज का क्या फ़ायदा। कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें आपकी जजमेंट पावर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे IAS या CID जैसी जॉब होती है। लास्ट हमारी एबिलिटी टेस्ट में 5th टेस्ट है साइकोमोटर टेस्ट। 3 चीज़ें होती है, एक होता है साइकोमोटर, एक होती है कॉग्निटिव एबिलिटी, और एक होती है अफेक्टिव एबिलिटी। ये आपने फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा। साइकोमोटर के अंदर क्या आता है, साइकोमोटर में हम जो हमारे ऑर्गन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, चलना फिरना घूमना दौड़ना, वो चीज़ें साइकोमोटर में आती है। कॉग्निटिव में हमारी थिंकिंग एबिलिटी आती है। अफेक्टिव में एक तरीके से इमोशनल एबिलिटी आती है, जिन चीज़ों से हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जिन चीज़ों को हम हमारे प्रिंसिपल्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइकोमोटर टेस्ट की। तो साइकोमोटर टेस्ट में सीधी सी बात है, हम हमारे बॉडी ऑर्गन से जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को मेजर किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन है उनसे हम कितना प्रिसाइजेशन से वर्क कर पाते हैं, कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना कंट्रोल है हमारे ऑर्गन्स पर, कितने मल्टीटास्किंग हम कर पाते हैं। डेक्स्ट्रियोरिटी का मतलब होता है हमारी स्किल, निपुणता, कितनी जल्दी हम रिएक्शन दे पाते हैं।
ये चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मिनेसोटा रेट ऑफ मैनिपुलेशन टेस्ट। मिनेसोटा पर्सन का नाम था, इसी का ही दूसरा नाम होता है मैनुअल डेक्स्टेरिटी टेस्ट। ये क्या चेक करता है? ये दो चीज़ों की कोऑर्डिनेशन चेक करता है, आई और हैंड, आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन चेक करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें साइकोमोटर टेस्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे स्पोर्ट है तो वहाँ पर तो साइकोमोटर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्रिकेट में चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कैच हो, चाहे स्टंपिंग हो, वहाँ पर साइकोमोटर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर हम हमारा ये मिनेसोटा टेस्ट लगा सकते हैं कि आँखें और हैंड में कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। 2-3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं होता और धोनी के लिए वो भी ज़्यादा होता है। हमारा क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हैं और बाकी के क्वेश्चन कोड नंबर 8, कोड नंबर 17 और कर्नाटका सेट से मैंने इंक्लूड किए हैं। तो लिस्ट 1 में हमें दिया गया इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोमोटर टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, और लिस्ट सेकंड के अंदर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, मेजरिंग स्किल ऑफ ए स्पोर्ट्समैन, प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर अचीवमेंट बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस, डिटरमाइन एरिया ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा 4, डिटरमाइन एरिया ऑफ सेटिस्फैक्शन। साइकोमोटर के अंदर आ जाएगा हमारा 2, मेजरिंग स्किल ऑफ स्पोर्ट्समैन। ट्रेड टेस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा 3, प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर अचीवमेंट बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। और इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4, 2, 3, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टेस्ट दैट मेजर वेदर एन इंडिविजुअल हैज़ द कैपेसिटी और द लेटेंट एबिलिटी टू लर्न ए गिवन जॉब। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमोटर, जनरल नॉलेज टेस्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कर्नाटका सेट में आया हुआ था। एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमने एबिलिटी टेस्ट के सभी टाइप देख लिए हैं। अब हम पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जानते हैं। टोटल 5 होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इसके द्वारा हम क्या जानते हैं? हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, जो कैंडिडेट है उसे कौन से एरिया में वर्क करने पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप बोलोगे कि हम जानना ही क्यों चाहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो हमें करना ही पड़ेगा, जॉब तो करनी ही पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट किसी भी एरिया में हो। तो कोई स्टूडेंट, आप सक्सेसफुल केवल तभी हो सकते हो जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यदि आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप कभी भी उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप यदि 20, 30, 40 हज़ार रुपये कमाकर खुश हो तो उसे सक्सेस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड टेस्ट है पर्सनैलिटी में, प्रोजेक्टिव टेस्ट। यहाँ पर प्रोजेक्टिव का मतलब है प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का यहाँ पर मतलब होता है अनुमान लगाना। तो यहाँ पर कैंडिडेट को या तो पिक्चर दी जाती है या फिर पिक्चर नहीं देकर अदर किसी तरीके से इनकम्प्लीट आइटम्स दिए जाते हैं। वो इनकम्प्लीट आइटम सेंटेंस हो सकते हैं या कोई भी चीज़ें हो सकती है, और वो पिक्चर या फिर इनकम्प्लीट आइटम्स दिखाकर कैंडिडेट को कहा जाता है कि आपको इन पिक्चर को देखकर क्या लगता है, आप अपने इंटरप्रिटेशन बताइए। तो जो कैंडिडेट है वो अपना इंटरप्रिटेशन बताता है, मतलब वो खुद का अनुमान लगा रहा है, इसलिए इन मेथड्स को प्रोजेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये 2 टेस्ट देख सकते हैं, तो हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा RBT। याद रखनी है आपको, फुल फॉर्म रोसर ब्लॉट टेस्ट। रोसर ने ये दिया था। इसके अंदर क्या किया जाता है, कैंडिडेट को कुछ इंक बोट दिखाए जाते हैं। बोट का मतलब है धब्बे, तो स्याही के कुछ धब्बे या ये मान सकते हो स्याही को फैलाकर बनाई गई पिक्चर्स वो दिखाई जाती है, और कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आपको इन धब्बों में क्या नज़र आ रहा है। जैसे आपको स्क्रीन पर ये जो इंक बोट नज़र आ रहे हैं ये दिखाए जाते हैं, और कैंडिडेट को बोला जाता है कि इनसे आपको क्या नज़र आ रहा है। जो कैंडिडेट है वो अपना इंटरप्रिटेशन बताता है। इससे हम कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। सेकंड है हमारा टेट।
गलती से 1 यहाँ पर हेडिंग आ गई है, सेकंड आएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके अंदर कुछ पिक्चर दिखाई जाती है और उन पिक्चर के बेसिस पर कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप अपनी स्टोरी बनाइए, और जो कैंडिडेट होगा उन पिक्चर के बेसिस पर अपनी स्टोरी क्रिएट करते हैं, और उन स्टोरी के बेसिस पर हम कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आप ये मत सोचना कि जो हमने अभी मेथड पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यदि आप ऐसा सोचेंगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, आगे पीछे से कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अपना दिमाग लगाना, वरना तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, आप डायरेक्टली ही कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, ए पिक्चर ऑफ 2 कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड विद 1 मेकिंग ए स्टेटमेंट। हमें 2 कैरेक्टर की पिक्चर दिखाई गई है और एक स्टेटमेंट दिया गया है। रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई विद द अदर एंड फिल इन द एम्प्टी बैलून। और जो कैंडिडेट है उसे कहा गया है कि जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। द डिस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक। कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक की यहाँ पर बात हो रही है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, न कि टीएटी, क्योंकि यहाँ पर 2 पिक्चर दिखाई गई थी और जो खाली जगह थी उसे भी फिल करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में हमें दिया गया है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और टीएटी। मेजर लेटेंट एबिलिटी, मेजर इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट जॉब, प्रोजेक्टिव टेस्ट, मेजर कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग। तो ए वाले के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 4, मेजर कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमारा आ जाएगा 1, मेजर लेटेंट एबिलिटी। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हमारा आ जाएगा 2, मेजर इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट जॉब। और टीएटी के अंदर हमारा आ जाएगा प्रोजेक्टिव टेस्ट। 4, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। फिर हम पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा है हमारा MMPI। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि हम पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं तो सभी में हम पर्सनैलिटी को जांचने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर कैंडिडेट या तो ट्रू में भरेगा या फॉल्स में भरेगा, और वो जो भी जवाब देगा उन जवाब के बेसिस पर हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर वगैरह में भी आते रहते हैं, शायद आपने कभी ऐसे टेस्ट दिए हों। 4th है हमारा मायरिस ब्रिग्स टेस्ट। 2 लोगों ने दिया था, मायरिस और ब्रिग्स ने। ये क्या होता है, इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी होती है। कहने का मतलब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पर आप खुद पता लगा सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। क्वेश्चनरी होती है जिसके द्वारा आप खुद पता लगा सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। ये जो मायरिस ब्रिग्स टेस्ट है इसके बारे में, इससे आपको 4 चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। या तो आप 4 बोल सकते हो या फिर आप 8 भी बोल सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। आपकी पर्सनैलिटी बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है, आप सेंस से काम लेते हो या फिर आप अंतरात्मा से सुनते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़िया है या फिर आप फीलिंग से काम करते हो, आप जजमेंट बढ़िया बनाते हो या फिर आप परसेप्शन बना लेते हो। तो इन 4 चीज़ों के बारे में, 4 प्रकार की पर्सनैलिटी के बारे में आपको इस टेस्ट से पता चल जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में हमारा लास्ट है एटीट्यूड टेस्ट। इससे क्या होगा, हम कैंडिडेट की टेंडेंसी पता करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो फेवरेबल रेस्पॉन्स देता है या नॉन फेवरेबल रेस्पॉन्स देता है। हम कैंडिडेट की टेंडेंसी पता करते हैं कि कैंडिडेट फेवरेबल रेस्पॉन्स देता है या नॉन फेवरेबल रेस्पॉन्स देता है, किसके टुवर्ड्स, पीपल के टुवर्ड्स, सिचुएशन के टुवर्ड्स, एक्शंस के टुवर्ड्स या किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स। तो टोटल 10 टाइप के सिलेक्शन टेस्ट हमें पढ़ने थे और टोटल 10 टाइप के टेस्ट हम पढ़ चुके हैं।
क्वेश्चन है हमारा आरबीटी, टीएटी, एमएमपीआई, प्रोजेक्टिव टेस्ट, स्टोरी फ्रॉम पिक्चर, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, इंक बोर्ड, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आरबीटी के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 3, टीएटी के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 1 स्टोरी फ्रॉम पिक्चर, एमएमपीआई के अंदर हमारा आ जाएगा 2 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आ जाएगा 4 पर्सनैलिटी टेस्ट, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट का ही टाइप होता है। 3, 1, 2, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, मिनेसोटा रेट ऑफ मैनिपुलेशन टेस्ट, मीरिस ब्रिक्स टेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, कोड 17 में पूछा गया था। फिंगर हैंड, डेक्सट्रियोरिटी, पर्सनैलिटी, मेमोरी। तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में हम करेंगे 3 मेमोरी, क्योंकि स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट चेक करता है आईक्यू को, और आईक्यू रिलेटेड होता है मेमोरी से। मिनेसोटा रेट ऑफ मैनिपुलेशन टेस्ट, इसके अंदर आ जाएगा 1 फिंगर या फिर हैंड डेक्सट्रियोरिटी। इसके अंदर मैंने धोनी का एग्जाम्पल दिया था अभी आपको। मेरिस ब्रिक्स टेस्ट, इसके अंदर आ जाएगा पर्सनैलिटी। मैंने आपको बताया 4 प्रकार की पर्सनैलिटी के बारे में, आप मेरिस ब्रिक्स टेस्ट से पता कर सकते हो। 3, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंडिंग मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग, डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल, मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक, लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप, वोकेशनल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो फिर ए वाले के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 4 पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर बी वाले के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 1 वोकेशनल टेस्ट। यदि आप ये सोच रहे हैं कि बी वाले के अंदर वोकेशनल टेस्ट क्यों आएगा, तो मैंने आपको बताया था वोकेशनल टेस्ट हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट को, जिसमें आप अपने छोटे भाई बहनों को एडवाइस दे रहे थे कि 10th के बाद कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट सूटेबल एरिया को हम सेलेक्ट कर सकते हैं वोकेशनल टेस्ट से। फिर सी वाले के अंदर हम कर सकते हैं 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, और 4th वाले के अंदर हम कर सकते हैं 3 इंटेलिजेंस टेस्ट। तो 4, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें आज 3 टॉपिक पढ़ने थे, सिलेक्शन टेस्ट के टाइप पढ़ने थे जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को पढ़ना है। पहले हम रिलायबिलिटी के बारे में समझेंगे, फिर हम वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो रिलायबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, रिलायबिलिटी के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट है वो कितने कंसिस्टेंट हैं, जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट है वो कितने कंसिस्टेंट हैं। यदि आप एक टेस्ट को 5 बार देते हो और 5 बार आंसर सेम आता है, तब तो हमारा टेस्ट रिलायबल है, और 5 बार आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा टेस्ट रिलायबल नहीं है। आप बोलोगे कि 5 बार टेस्ट देंगे तो हमारा रिजल्ट तो अलग अलग आएगा ही। देखो, रिजल्ट अलग अलग तब आएगा जब आपने एक बार टेस्ट देने के बाद उन चीज़ों को सर्च कर लिया है। हम बात कर रहे हैं आपने नई नॉलेज एक्वायर नहीं की है और आप 5 बार टेस्ट दे रहे हो, तो आंसर तो सेम आना ही चाहिए, और आंसर सेम नहीं आ रहा है तो आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है, उसके अंदर गड़बड़ी की जा सकती है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को हम कैलकुलेट करेंगे। ये रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कहने का मतलब माइनस में जा ही नहीं सकता। अगर हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया सिलेक्शन टेस्ट का रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0 है तो हमारा टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, और अगर 1 है तो परफेक्ट रिलायबल है। और इतना आप समझ चुके हो, कोई भी सिलेक्शन टेस्ट 0 या 1 रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वाला नहीं होगा, वो इनके बीच में कहीं पर होगा। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके टोटल 4 मेथड हैं।
रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के। मुझे पता है कि टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की। तो पहले है हमारा टेस्ट रिलायबिलिटी। हम पढ़ रहे हैं रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के मेथड। पहले है हमारा टेस्ट रिलायबिलिटी। ये क्या चेक करता है? ये वही चेक करता है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि एक टेस्ट को बार बार कंडक्ट किया जाता है और रिजल्ट सेम आता है तब तो हमारा टेस्ट रिलायबल है, वरना नहीं है। तो इस वाले मेथड से जो हमारा कोएफिशिएंट आएगा वो अगर हायर है तो हायर का मतलब है टेस्ट को रिपीट करने पर रिजल्ट सिमिलर आएगा, और यदि कोएफिशिएंट लो है तो टेस्ट को रिपीट करने पर आंसर या रिजल्ट सिमिलर आने के चांसेज कम है। सेकंड है हमारा अल्टरनेट या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। देखो आपको पता होगा कि जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, सुबह होता है, शाम को होता है। तो कहने का मतलब कॉमर्स वालों का पेपर 2 हुआ, सुबह की पारी में अलग हुआ, शाम की पारी में अलग हुआ। अब देखो होना ये चाहिए कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कॉमर्स का पेपर सेम डिफ़िकल्टी का होना चाहिए। सुबह का पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्टी का आ गया तो ये तो सुबह वाले बच्चों के साथ अन्याय हो गया। तो ये जो अल्टरनेट या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होता है ये चेक करता है कि एक ही टेस्ट के जो डिफरेंट फॉर्म है उनका स्कोर सिमिलर है या नहीं है। एक कैंडिडेट शिफ्ट 1 का पेपर दे चाहे शिफ्ट 2 का पेपर दे, उसके रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट स्केलिंग भी करती है। अगर कोएफिशिएंट हमारा ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब दोनों ही तरीक़ों से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आप पेपर दोगे तो आपका रिजल्ट लगभग सिमिलर आएगा, और कोएफिशिएंट लो है तो दोनों ही शिफ्ट के टेस्ट का लेवल अलग अलग है। तीसरा है हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट की क्योंकि एमसीक्यू पेपर में जनरली ये नहीं बैठेगा। सब्जेक्टिव आपने टेस्ट दिया और उस कॉपी को, उस आंसर शीट को 5 टीचर चेक कर रहे हैं, तो पांचों टीचर के द्वारा दिए गए मार्क्स सिमिलर होने चाहिए क्योंकि आपकी जो आंसर सीट है वो तो सेम ही है। तो 5 टीचर अलग अलग चेक कर रहे हैं तो आंसर आपके मार्क्स सेम आने चाहिए। थोड़े बहुत अंतर हो सकता है, अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा टेस्ट रिलायबल नहीं है। इस चीज़ को मेजर करता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। यदि कोएफिशिएंट ज़्यादा है इसका मतलब डिफरेंट रेटर या एग्जामिनर चेक करेंगे तो मार्क सिमिलर आएंगे, लो होगा तो सिमिलर नहीं आएंगे। फोर्थ है हमारा इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और इंटर कंसिस्टेंसी। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी टेस्ट के अंदर मान लीजिए 100 MCQs है, किसी टेस्ट के अंदर 100 MCQs है तो ये सभी MCQs लगभग सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर होने से हमारा क्या मतलब है? सिमिलर होने से मतलब ये है कि UGC नेट का पेपर है तो वो 100 क्वेश्चन UGC नेट के लेवल के होने चाहिए, और जिस पर्पज से आप UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर अपॉइंट करने के लिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल आउटसाइड फील्ड के क्वेश्चन दे दो। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी या इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये चेक करता है कि हमारे टेस्ट के जो विभिन्न आइटम्स हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी है। यदि कोएफिशिएंट हमारा हायर आ रहा है इसका मतलब हमारे आइटम्स में सिमिलरिटी है, वरना सिमिलरिटी नहीं है। आप बोलोगे कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो तो पेपर 1 में होता है, पेपर 2 में होता है, पेपर 1 में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में भी काफ़ी सारे होते हैं, तो सिमिलरिटी को कैसे मेजर करेंगे? इस प्रकार की सिचुएशन में क्या किया जाता है, डायरेक्टली हम ये फोर्थ वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। तो आपका जो पेपर 2 है उसे मान लो
10 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया और उन 10 कैटेगरी पर अलग अलग ये मेथड अप्लाई किया जाएगा। इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी या इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए स्प्लिट हाफ मेथड लगाया जा सकता है। स्प्लिट हाफ मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 100 MCQs है तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाएंगे, क्वेश्चंस को स्प्लिट कर दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस एक तरफ और 50 क्वेश्चन सेकंड तरफ। और कैंडिडेट से पहले हम 50 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, फिर हम अनोदर 50 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। दोनों में रिजल्ट सिमिलर आना चाहिए, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है तो आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है। मान लीजिए इन 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर 40 है और इन 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर केवल 10 है, इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। कोएफिशिएंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए। सभी में जब कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा तब तो रिलायबल है, वरना नहीं है। अब रिलायबिलिटी के अंदर एक बात आप और समझ लीजिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, शॉर्ट में हम कहेंगे SEM। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट बहुत बढ़िया बात है, टफ कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 12th के अंदर 90% मार्क्स आए हैं मैथ के अंदर। किसी स्टूडेंट के 12th के अंदर मैथ में 90% मार्क्स आए हैं, 100 में से 90 नंबर वो लेकर आया है। अब आप थे एग्जामिनर जिसने सिलेक्शन टेस्ट बनाया। अब आप ये मानकर चल रहे हो कि मैंने तो पेपर अच्छे लेवल का बनाया था, यदि 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन देखो, आपको भी पता है चाहे आपने कितना भी बढ़िया सिलेक्शन टेस्ट बनाया हो, आपका रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 1 तो हो नहीं सकता, 100% रिलायबल तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो कमी होगी। 0.8 कोएफिशिएंट होगा, 0.70 होगा। तो यदि आपका कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आपका सिलेक्शन टेस्ट बिल्कुल रिलायबल नहीं है। बिल्कुल रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट 90 मार्क्स के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये 90 का स्कोर हमारा गलत हो सकता है क्योंकि हमारा सिलेक्शन टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो आपने कुछ पैमाना मान लिया कि इतनी एरर को मैं जायज़ मानता हूँ। आपने मान लिया कि 2 मार्क्स को मैं SEM मानता हूँ। आपने 2 मार्क्स को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट मान लिया कि इतनी मिस्टेक रहेगी और इतनी मिस्टेक को मैं सही मानता हूँ। अब यदि स्टूडेंट के 90 नंबर आए, इसका मतलब स्टूडेंट 88 या 92 के बराबर योग्यता रखता है। आप इस स्टूडेंट को 90 के बराबर नहीं मानकर 88 से 92 के बीच में मान सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये वो मार्जिन ऑफ एरर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जिसे आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब हम रिलायबिलिटी पढ़ चुके हैं। 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन टेस्ट के टाइप और उसकी रिलायबिलिटी। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। देखो, रिलायबिलिटी में तो हम ये चेक करते थे जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं, टेस्ट को बार बार कंडक्ट किया जाए तो रिजल्ट सिमिलर आएंगे या नहीं आएंगे। जबकि वैलिडिटी में हम क्या चेक करते हैं ये आप जानने की कोशिश करना। जैसे गवर्नमेंट को पुलिस की जॉब देनी है, कैंडिडेट्स को पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है और गवर्नमेंट सिलेक्शन टेस्ट ले रही है पुलिस के कैंडिडेट्स के लिए। उस सिलेक्शन टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके ये चीज़ें तो है ही है और साथ में जो भी दौड़ वगैरह लगवाती है वो चीज़ें भी है। रिलायबिलिटी में हम चेक कर रहे थे कि बार बार एक ही कैंडिडेट को 4 बार टेस्ट देने के लिए कहा जाए तो रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा। एक बार तो उसने रनिंग या दौड़ को पास कर लिया लेकिन 10 दिन बाद में उसको बोला तो दौड़ को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा, ये रिलायबिलिटी में आ गया। वैलिडिटी में हम ये चेक कर रहे हैं
वैलिडिटी में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है, हमारा जो टेस्ट है वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी चेक करता है, क्योंकि पुलिस के लिए ज़रूरी है, चोरी हो गई तो वहाँ पर पुलिस को अपनी रीजनिंग एबिलिटी में दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि चोर कितने बजे आया होगा, कैमरा बंद था, ओपन है, घर का तो कोई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग पुलिस को लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन चीज़ों को वो टेस्ट चेक करता है उन चीज़ों को कितने बढ़िया से चेक कर रहे हैं। आप कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी को चेक करना चाहते थे, लेकिन आपने जो टेस्ट लिया उससे कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी चेक हुई नहीं। उसने 2 चैप्टर रट रखे हैं, टीचर ने ट्रिक्स बता रखी है और स्टूडेंट के आंसर सही हो गए, और जो उसकी रियल में रीजनिंग एबिलिटी है वो तो चेक हो ही नहीं पाई। तो आप समझ गए होंगे वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें चेक करेगा उतना बढ़िया हमारा टेस्ट होगा, और जिन चीज़ों को चेक करता है उनको बढ़िया तरीके से चेक भी कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसके अंदर भी 3 चीज़ें हो सकती है। पहला है कंटेंट रिलेटेड वैलिडेशन। कंटेंट रिलेटेड वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि रियल में जॉब करने पर जो चीज़ें काम में आएगी, रियल में जॉब करने पर जो चीज़ें काम में आएगी वही चीज़ें आप टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हो या फिर टेस्ट में कुछ और इंक्लूड कर रहे हो। आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए टीचर की ज़रूरत है तो यूजीसी नेट के पेपर में आप वही चीज़ें पूछो जो कॉमर्स के टीचर के लिए ज़रूरी होगा। कॉमर्स के टीचर को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अदर चीज़ों की ज़रूरत है, और आप सिलेक्शन टेस्ट में अदर चीज़ें पूछ रहे हो तो आपका टेस्ट वैलिड नहीं है। आप बोलोगे कि सर आप बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचती। भुगत भी हम ही रहे हैं और इन चीज़ों को समझ भी हम ही रहे हैं, और जो सरकार चला रहे हैं अनपढ़ लोग, उन लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचती। सेकंड है हमारा उनको डायरेक्ट डिग्री मिल जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सेकंड है हमारा कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडेशन। कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो टेस्ट कह रहा था कि मैं ये चीज़ें चेक करता हूँ, सिलेक्शन टेस्ट जो कह रहा था कि हम कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी चेक करते हैं, उसकी नॉलेज चेक करते हैं, एनालिटिकल पावर चेक करते हैं, उन चीज़ों को वो वास्तव में चेक भी करते हैं या फिर स्टूडेंट के पास ट्रिक्स है और एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाता है लेकिन एक्चुअल रीजनिंग एनालिटिकल पावर चेक नहीं हो पाती है। और तीसरा वैलिडेशन है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन ये चेक करता है कोरिलेशन किन चीज़ों में? दो चीज़ों में, एक तो आपका टेस्ट का रिजल्ट और एक आपकी जॉब की परफॉर्मेंस। मान लीजिए यूजीसी नेट में आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, जेआरएफ, न केवल आपने जेआरएफ किया बल्कि फर्स्ट रैंक भी आ गई, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप बेस्ट टीचर बनोगे जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे। लेकिन आपने जेआरएफ में तो फर्स्ट रैंक ले ली लेकिन आप बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते हो, तो कहने का मतलब हमारा सिलेक्शन टेस्ट बेकार है, वो वैलिडिटी नहीं रखता। आपको चीज़ें इस तरीके से इंक्लूड करनी चाहिए थी कि पता चले कि वो बढ़िया टीचर है या नहीं है। नॉलेज होना अलग बात है और नॉलेज को समझा पाना अलग बात है। अनअकैडमी पर आपने बहुत सारे बढ़िया टीचर देखे हैं जिनका जेआरएफ है बहुत 2-2 बार है, 3-3 बार है, लेकिन जब आप उनसे पढ़ना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चल जाता है कि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन नहीं है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। लास्ट में मैंने क्विक रिवीजन भी इंक्लूड किया है, तब आपको और अच्छे से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पता चल जाएगी। हमारा क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, बताने हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। Reliability of selection test checks whether the selection test measure those things for which it was prepared। जो सिलेक्शन टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो ये चेक करती है कि टेस्ट जिन चीज़ों के लिए बनाया गया था उन चीज़ों को चेक भी करता है या नहीं करता है। स्टेटमेंट 2, वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट
मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। स्टेटमेंट 2 ये कहते हैं सिलेक्शन टेस्ट की वैलिडिटी का मतलब है रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों को इसने रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट डिनोट्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट का क्या मीनिंग है? ये हमारा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको टॉपिक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। आपको 1 2 3 4 नहीं बोलना है, कमेंट बॉक्स में आपको ऑप्शन पूरा लिख देना है। यदि आपके अकॉर्डिंग आंसर 1 है तो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट लिख देना है। आसान क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है वो चेक करते हैं हमारा सिलेक्शन टेस्ट नॉन रिलायबल है और उतनी एरर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों की भी किस्मत ही है। अगला क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट मेजर। सिलेक्शन टेस्ट की वैलिडिटी क्या चेक करती है? क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन, कंटेंट रिलेटेड वैलिडेशन, कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडेशन, ऑल द अबोव। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द अबोव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इज हायर देन इट मीन्स। हमने 4 प्रकार के कोएफिशिएंट पढ़े थे तो ये 4th वाले कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं और तीसरे वाले की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं यदि ये कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? यदि आप रेटर पर ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 different examiner may be different. Marks allotted by 2 different examiner will be similar. Marks obtained by 2 different candidates may be different. Marks obtained by 2 different candidates will be similar. तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा कि जो 2 different रेटर है या एग्जामिनर है वो जो भी मार्क्स देंगे वो सिमिलर होंगे यदि हमारा कोएफिशिएंट हायर है तो। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। स्प्लिट हाफ मेथड चेक्स द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। एक्सपेक्टेंसी डायग्राम मेथड चेक्स द क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। एक्सपेक्टेंसी डायग्राम मेथड के बारे में मैंने लिखा हुआ तो था उस स्लाइड में लेकिन हम पढ़ना भूल गए। एक्सपेक्टेंसी डायग्राम मेथड क्या चेक करता है? ये चेक करता है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन को चेक करता है। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेशन में हम चेक कर रहे थे कि टेस्ट का रिजल्ट और जॉब परफॉर्मेंस में कोरिलेशन है या नहीं है। अनअकैडमी का मैंने एग्जांपल दिया था। तो ये जो एक्सपेक्टेंसी डायग्राम होता है इसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं। एक तरफ हम रिजल्ट ले लेते हैं हमारा टेस्ट का और एक तरफ हम जो परफॉर्मेंस ले लेते हैं तो इजीली हमें पता चल जाता है दोनों में कोरिलेशन भी है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिसाइडिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इन सिलेक्शन टेस्ट। इनमें से कौन सा मेथड रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी को चेक करने का नहीं है? रीजन सेंट्रिक अप्रोच, स्प्लिट हाफ मेथड, टेस्ट रिलेटेड मेथड, एक्सपेक्टेंसी डायग्राम। 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन सेंट्रिक अप्रोच हमारी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। वैसे ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसका भी कोई भी मतलब तो नहीं है। वैसे इंटरनेट पर काफ़ी मैंने सर्च किया था फिर भी आप ये मान सकते हो कि जितने भी मेथड होते हैं उनको टेस्ट रिलेटेड मेथड कहते हैं। वैसे इस थर्ड वाले का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे थे रिजल्ट में,
टेस्ट रेटेस्ट में हम चेक कर रहे थे, एक कैंडिडेट एक ही टेस्ट को रिपीट करता है तो रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा। पैरेलल फॉर्म, एक ही टेस्ट के विभिन्न फॉर्म हैं और उन विभिन्न फॉर्म को एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। इंटर-रेटर, एक से ज़्यादा एग्जामिनर कॉपी चेक करें तो मार्क्स सेम आनी चाहिए। इंटर कंसिस्टेंसी के अंदर हम चेक कर रहे थे एक टेस्ट के अंदर जो विभिन्न क्वेश्चन हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी है। वैलिडिटी में हम चेक कर रहे थे हमारा टेस्ट कितनी चीज़ों को चेक करता है। एक्सटेंट वर्ड आप लोग रट लेना, कितनी चीज़ों को चेक करता है और कितने अच्छे तरीके से चेक करता है। कंटेंट रिलेटेड में हम चेक कर रहे थे एक्चुअल जॉब में जो चीज़ें काम में आएगी वही चीज़ें हमारे टेस्ट में है क्या। कंस्ट्रक्ट वाले में देखो, क्राइटेरिया वाले में हम देख रहे थे दोनों में कोरिलेशन भी है या नहीं है, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट वाले में हम देख रहे थे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बेस्ट करवाने की कोशिश की है, इससे बेस्ट मैं करवा भी नहीं सकता था। और यदि अब भी आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाकर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।